देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से ही सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम को हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी और अब रामपुर, सीतापुर, मेरठ, गाजियाबाद समेत आजम खान के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने आज सुबह छापा मारा। आजम खान का अलजोहर ट्रस्ट भी आईटी के रडार पर है और रामपुर में आईटी की बड़ी टीम सर्चिंग में जुटी हुई है। वहीं आजम के ठिकानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक आयकर विभाग की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। आयकर विभाग की कई टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी में जुटी हुई हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, रामपुर, सीतापुर, सहारनपुर और जगह जगह पर आईटी विभाग का छापा चल रहा है। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनके करीबियों पर आईटी विभाग ने रेड की है और आजम के तमाम ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ता हुआ नजर आया। तो यूपी से लेकर एमपी तक इस आईटी विभाग की रेड के बाद हड़कंप मचा हुआ है और लखनऊ और रामपुर, सीतापुर, सहारनपुर और तमाम जगहों पर आईटी की रेड इस वक्त चल रही है। उधर सपा नेता आजम खान से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने ही बढ़ते जाएंगे। वहीं अब इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कहीं भी भ्रष्टाचार का मामला होगा तो एजेंसी अपना काम करेंगी ही। इसी तरह से ये छापेमारी कार्रवाई चलती रहेगी और कुछ लोग राजनीतिक बयान देकर इसे गलत दिशा में मोड़ने का काम कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट है, वह ट्वीट उनको कम से कम ऐसे मामले में नहीं करना चाहिए था। अगर वह यह समझते हैं कि विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार या सरकार की कोई संस्था उसके लिए बाधित है, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर ये शिकायत मिलेगी कि कहीं अवैध रूप से कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये आईटी विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है। और जब कोई एजेंसी अपना काम करे तो किसी राजनीतिक नेता को उसमें बयानबाजी करना, बाधा डालना, अड़चन पैदा करना और माहौल खराब करना यह प्रयास नहीं करना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ठिकानों पर सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है और मामले को लेकर रामपुर से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार अली जौहर ट्रस्ट को लेकर छापेमारी की गई है। वहीं आजम खान पर आईटी की रेड को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अब नजर आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी घोसी में मिले उपचुनाव में जीत के बाद से मदान्ध हो गई है। वो अनर्गल बयान दे रही है। अब तो अखिलेश यादव जी को G20 में भी घोसी नजर आ रहा है। तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए। जहां तक बात रही आजम खान साहब की, तो उनके खिलाफ कई मामलों की जांच लगातार चल रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग मामलों में उनकी जांच कर रही हैं। उन्हें जिस तरह का इनपुट मिल रहा है वो उस पर आगे बढ़ रही है। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहां छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है, हेमंत शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज की छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, समाजवादी तो आईटी के निशाने पर है सपा नेता आजम खान और आपको बताना चाहेंगे कि यूपी से लेकर एमपी तक कई ठिकानों पर छापेमारी अभी की जा रही है। वहीं रामपुर में आजम खान के घर पर उनके समर्थक भी पहुंचे
और उन्होंने कहा कि ये तो 2024 के चुनाव को लेकर माहौल बनाने जैसी बात हो रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों के छापे पड़ रहे हैं और बुधवार की सुबह सुबह ही यूपी और मध्य प्रदेश में आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी होती हुई नजर आ रही है और अभी भी यह कार्रवाई चल रही है। तो आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर सहित कई शहरों में छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई बताई जा रही है और लखनऊ के रिवर बैंक इलाके में आजम के ठिकाने पर छापा पड़ा। लखनऊ के गोलागंज में भी छापेमारी चल रही है और जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी और आजम खान के करीबी मुश्ताक अहमद के गोलागंज स्थित आवास पर सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की रेड पड़ी। तो कुछ ऐसा ही नजारा यूपी और एमपी के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तौकीर किदवई। तो तौकीर, फिर से आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि अभी तक जो भी छापेमार कार्रवाई चली है उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, क्या कुछ इनपुट्स आईटी विभाग की टीम के पास? देखिए, कई जगहों से टीम वापस हो गई है, लेकिन अभी तक कई जगहों पर छापेमारी जारी है और दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। जो लखनऊ में छापेमारी हुई थी मुश्ताक अहमद के यहाँ जो वकील हैं आजम खान के, और इसके अलावा जो जौहर ट्रस्ट है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, उनके यहाँ भी कई दस्तावेज आईटी की टीम ने लिए हैं और साथ ही कई दस्तावेज उनके दफ्तर से भी मंगाए गए थे। जो उनके वो लोग जो थे, जो उनके मुंशी थे, वो लेकर घर पर पहुंचे थे और उन्होंने वो दस्तावेज हवाले किए हैं आईटी टीम को। इसी के साथ ही जो सीतापुर में छापेमारी हो रही थी एफएम जैदी के यहाँ, जो काफी करीबी माने जाते थे आजम खान के, उनके रिजेंसी स्कूल पर भी छापेमारी हुई थी। वहां से ही बताया जा रहा है कई तरह के दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम ने वहां से बरामद किए और अपने साथ अभी कलेक्शन का काम चल रहा है। तो इसी तरह से जो मेरठ है, सहारनपुर है और खासकर जो रामपुर है, वहां पर भी छापेमारी हुई है। इसके पहले भी कई बार आजम खान और उनके आसपास के लोगों पर इस तरह की रेड हो चुकी है, छापेमारी की गई है और उनसे कई तरह के दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजम खान पर इस तरह के आरोप थे कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो विदेशी फंडिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा जो बेनामी संपत्ति है उसको लेकर भी इसमें जांच चल रही थी कि जिन लोगों ने इसमें ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उन्होंने आखिर जो संपत्तियां बनाई हैं क्या वो जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के पैसे से बनी है और जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में जो पैसा आया है आखिर वो कहां से आया है। इसी सब मामलों को लेकर जो जांच है वो ईडी से लेकर आईटी तक चल रही है। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो आज जरूर इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन देखिए, भाजपा के कई नेता हैं जिन्होंने उसको दरकिनार किया है और कहा है कि अगर आपने गलत किया है तो फिर ईडी और सीबीआई से डरने की क्या जरूरत है। अगर छापेमारी हो रही है और आप बिना बेगुनाह हैं, आपने कोई गलत नहीं किया है, तो फिर इस तरह की छापेमारी का कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिलहाल देखिए, आजम खान एक कद्दावर नेता है, इनको लेकर राजनीति बहुत ज्यादा होती है। इसके पहले आजम खान पर चर्चा बहुत हुई क्योंकि 2.5 साल करीब इन्होंने जेल में बिताया, पूरा परिवार जेल में था, इनकी पत्नी भी जेल में रही, बेटा भी जेल में रहा। फिर इसके बाद आजम खान जो इनका बेटा है वो दोहरे जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अभी भी उसमें उनकी सुनवाई चल रही, जबकि कई मामलों में आजम खान को राहत मिल चुकी है कोर्ट से। लेकिन अभी इस मामले का फैसला आना है। जो दोहरे जन्म प्रमाण पत्र का मामला है उसमें आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे तीनों अभी उस मामले में अभी सुनवाई के दौरान चल रही है और उसमें अभी फैसला आना बाकी है। या यूं कह सकते हैं आजम खान की जो मुश्किलें हैं अभी फिलहाल कम नहीं हो रही हैं और इनकम टैक्स की रेड जिस तरह से हुई है उसमें कई तरह का दस्तावेज हाथ लगते हैं तो जाहिर तौर पर अभी जो परेशानी है वो अभी आगे और बढ़ेगी। बिल्कुल तौकीर, तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी और ना केवल आजम खान की बल्कि उनके करीबियों की भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये भी जानना चाहेंगे तौकीर कि ऐसे कौन कौन से सबूत हैं, ऐसे कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनकी तलाश में है आईटी विभाग? तौकीर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो तौकीर से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। और बात चल रही थी कि सपा नेता आजम खान की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस पूरे मामले में ना केवल आजम खान की बल्कि उनके करीबियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई। तो रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर सहित कई शहरों में छापेमारी चल रही है और कई जगहों से
आयकर विभाग की टीम लौट भी गई है। फिलहाल अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है आयकर विभाग की ओर से कि उन्हें कौन कौन से ऐसे इनपुट्स मिले हैं, कौन कौन से सबूत और कौन कौन से दस्तावेज हाथ लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि आजम खान और उनके करीबियों की और उनके सहयोगियों की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही। तो छापों में क्या मिला है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इनकम टैक्स विभाग के पास आजम खान से जुड़े कई इनपुट थे। और इसी बीच हमारे साथ सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी जुड़ चुके हैं। रविदास जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। रविदास जी, अखिलेश यादव का भी अब ट्वीट सामने आ गया है इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे सरकार कमजोर पड़ती जाएगी वैसे वैसे विपक्ष के नेताओं पर छापे बढ़ते जाएंगे। उनके इस बयान को किस तरह से देख रही है सपा? देखिए, जब से इंडिया मोर्चा ये बना है तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो से घबरा गई है और विपक्षी नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना, इनकम टैक्स की रेट डालना, ईडी की रेट डालना, सीबीआई की रेट डालना, ये सब काम शुरू होंगे। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर होगी, जैसे जैसे ये तय हो जाएगा कि वो हार रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न दमन करने का काम करेगी। लेकिन अब जनता ये बात जान गई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना भी जुल्म अन्याय करे, लेकिन अब वो किसी कीमत में दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं है। जनता जो है वो उसने विद्रोह कर दिया है, इंकलाब तय हो गया है। 2024 में सत्ता रविदास जी, अगर केवल इस मुद्दे की बात करें, रविदास जी अगर केवल इस मुद्दे की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आजम खान पूरी तरह से ठीक हैं? इस पूरे मामले में उन्हें क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आजम खान ठीक तो अगर आ सकती है तो सर घबराना क्यों? अगर आ ही सकती है, क्लीन चिट उन्हें मिल सकती है, तो इस तरह के छापों से घबराना क्यों फिर? ये इसलिए घबराना है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग जो हैं ये एकदम से घुसते हैं और अपने पास के सामान वहां रख देते हैं और उसके बाद वही सामान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमने इसको पकड़ लिया। तो इसलिए अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका मतलब है कि ईडी की टीम और आयकर विभाग की टीम अपने आप से सामान दिखाती है? देखिए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये लगातार विपक्षी नेताओं का उपयोग करने का काम कर रही है। तो सर, आप अब ईडी की टीम पर और आयकर विभाग की टीम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, आप ये बताइए, हम नाम ज्यादा कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनके पास बेशुमार ब्लैक मनी है। किसी 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर रेट डाली है? इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने, ईडी ने? ये केवल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का ये कहना है कि मामले को गलत दिशा में बढ़ाने के लिए सपा इस तरह का बयानबाजी कर रही है। देखिए, हम ये पूछ रहे हैं कि आप ये पूछ लीजिए कि पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, सर, भ्रष्टाचार जहां होगा कार्रवाई वहां पर होती हुई नजर आएगी। पार्टी के सब नेता सही है? सर देखिए, राजनीति में कौन सही है कौन गलत है ये आपको भी पता है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जहां पर भी होगा क्या वहां पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर उन्हें सही, अगर वो सही है तो उन्हें छापेमार, सर अगर वो छापेमार कार्रवाई, अगर वो सही है तो उन्हें इस तरह की छापेमारी से डरने की जरूरत ही क्या है फिर? डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बात कोई नहीं है, छापा डाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विपक्षी नेताओं को धमका करके, डरा करके, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखा करके आज सत्ता में काबिज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप बताइए, एक नाम बता दीजिए कि 9.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी एक का के ऊपर रेट पड़ी हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनिए, जो नाम आप लेते हैं, ले रही हैं, उन्हीं की मंत्रियों की गाड़ी में अपराधी घूम रहे हैं, जिसको पुलिस तलाश कर रही है, वो मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। सर, आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं? सर, आप मुझे अपनी बातों में क्यों घसीट रहे हैं? जो सत्ता पक्ष कह रहे हैं हम तो वो आपके सामने बातें रख रहे हैं। हाँ, वो जो आप सच कह रही हैं, आप सच कह रही हैं। ठीक है रविदास जी, बिल्कुल ठीक है। इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए रविदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और तौकीर किदवई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत गिरने का मामला प्रकाश में आया है। इस वक्त की अहम जानकारी, जांच के लिए पहुंची है 6 सदस्यीय कमेटी की टीम और हादसे की तकनीकी जांच कर रही है ये टीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बाराबंकी से ईंट, सरिया और मसाले का सैंपल लिया गया है और 9 दिनों पहले हुआ था ये दर्दनाक हादसा। आपको बता दें कि 4 लोगों की जान गई थी, 13 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। करीब 20 घंटे तक चला था रेस्क्यू ऑपरेशन। तो 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी की टीम पहुंची हुई है बाराबंकी और हादसे की तकनीकी जांच कर रही है। बाराबंकी में हालात जिस तरह से बने हुए हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक है और इसी तरह के मामले अगर सामने आते रहे तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आ सकती है। वहां के लोगों में काफी ज्यादा दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति के चलते लगातार इस तरह की वारदातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ऐसे में लोगों के मन में काफी ज्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। और ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो 3 मंजिला इमारत के गिरने से जुड़ा हुआ है, जहां हादसे की तकनीकी जांच करने के लिए टीम पहुंची हुई है और ईंट, सरिया और मसाले का सैंपल लिया गया है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी चमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चमन, 4 लोगों की जान गई थी, 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया था और अब इस पूरे मामले में 3 मंजिला इमारत जो रही थी उस मामले में अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, बिल्कुल मैं बता दूं कि 9 दिन पहले 4 सितंबर को करीब रात 3 बजे एक 3 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी इमारत भर कर जमींदोज हो गई। इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, तो वही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी के जवानों ने 13 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया था, जिसके बाद डीएम ने 6 सदस्यीय टीम गठित की थी। आज टीम ने मौके पर पहुंचकर तकनीकी जांच के लिए सरिया, सीमेंट और मसाले का सैंपल लिया है, जिसके बाद टीम वहां से अन्य छानबीन करते हुए निकल गई। आपको बता दें कि एडीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम में सीओ फतेहपुर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, एक्स एक्सियन, विद्युत विभाग, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और ईओ नगर पंचायत शामिल हैं। डीएम ने सख्त आदेश देते हुए 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा था और करीब, मैं बता दूं कि जब ये धमाका हुआ था तो करीब 20 घंटे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। तो कहीं न कहीं टीम ने 13 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया था। ठीक है चमन, बिल्कुल। और इस मामले में जरूर प्रशासन ने 15 दिनों में रिपोर्ट देने की बात कही हो, लेकिन यह भी सोचने वाला विषय है चमन कि जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तभी प्रशासन की नींद क्यों नहीं जागती? अभी भी जो लोग हैं वहां पर दहशत के साए में जी रहे हैं और स्थिति जो है वो कितनी ज्यादा बेकाबू होती जा रही है और स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, ये आपको भी पता है। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन जब कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद कुंभकर्णी नींद से जागता है। अगर प्रशासन पहले से छानबीन करता रहा हो, अब कहीं न कहीं आसपास की बिल्डिंगों के भी नक्शे खंगाले जा रहे हैं कि किस बिल्डिंग का नक्शा पास है, किसका नहीं पास है, तो ये प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। अगर पहले प्रशासन बिल्डिंग बनते वक्त देख ले किस बिल्डिंग का नक्शा पास है, किसका नहीं पास है, तो कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। आसपास के लोगों में चूंकि भय का माहौल इसलिए है कि वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ था। बिल्कुल ठीक है चमन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। फर्रुखाबाद में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या, खेत में मिला शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में गला काटकर व्यापारी की हत्या, क्रेटा कार में मिला शव, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। रायबरेली में कोचिंग से घर जा रहे छात्र पर जानलेवा हमला, आधा दर्जन लड़कों ने छात्र की जमकर की पिटाई, राहगीरों ने अस्पताल में कराया भर्ती। गोंडा में श्रद्धालु से भरा टेम्पो पलटने से हादसा, 2 की मौत, 7 घायल। अलीगढ़ में नहर में मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है पुलिस। बागपत में युवक ने पड़ोसी पर चाकू से किया हमला, गंभीर रूप से युवक घायल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। बांदा में रोडवेज बस चालक का बस में मिला शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। ललितपुर में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में शराब की लत को बताया गया आत्महत्या का कारण, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम।
एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश गिरफ्तार, अवैध तमंचा सहित भारी कारतूस बरामद। फरुखाबाद में खेत में मिला बच्ची का शव, एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ। फरुखाबाद में डीएम कार्यालय के बाहर किसानों का धरना, एसडीएम ने गाली गलौज कर भगाया, राजस्व विभाग पर कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे डीएम के ऑफिस। मथुरा में बैरिकेडिंग में बिजली का करंट आने से युवक की मौत, कई लोग घायल, खाटू श्याम के जागरण के दौरान हुआ यह हादसा। एएमयू में जेएन मेडिकल कॉलेज के सीएमओ की कर्मचारी से अभद्रता, कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। संत कबीर नगर में भ्रष्टाचार की जांच में बड़ा खुलासा, ग्राम प्रधान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, विकास के नाम पर किया गया है बड़ा घोटाला। सहारनपुर में व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने 3 चोरों को किया है गिरफ्तार, चोरी किया हुआ सामान भी किया है बरामद। कर्नाटक से चोरी कर भागे 3 नेपालियों को किया गया है गिरफ्तार, 60,000 रुपए की नकदी और सोने के जेवर हुए हैं बरामद। बदायूं में घास छीलने गई महिला की करंट लगने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मिर्जापुर में कैश वैन लूट की घटना में लुटेरों की फोटो जारी, कैश वैन से उड़ाए लाखों रुपए, हाथापाई में 4 लोगों को मारी गोली। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।